हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी हम लोग करने वाले हैं, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने एलन के मॉड्यूल का बिगनर बॉक्स का सॉल्यूशन बनाया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 के जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो सकता है। तो फर्स्ट मस्ट बी जीरो, बिल्कुल गलत। मे और मे नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल। तो मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। कब जीरो नहीं हो सकता, देखिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस पॉइंट पे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, यहाँ तक गया और उसके बाद वापस इस पॉइंट पे गया, वापस इस पॉइंट पे आ जाता है। रुकिए एक मिनट, ऐसा करते हैं, हाँ, वापस इस पॉइंट पे वापस आ जाता है। जब ये वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इस केस में पहले तो डिस्प्लेसमेंट डी, ये डिस्टेंस डी जा रहा है और डी डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2d, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कितना कवर कर रहा है वो, ठीक है, 2d डिस्टेंस हो जाएगा बेटा। अब जीरो कब होगा, जब अगर हम बोलें कि ये पार्टिकल हमारा चलता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये वाला पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन पे ही है। इन दिस कंडीशन हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल मोशन ही नहीं स्टार्ट कर रहा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होगा। इस ये फर्स्ट पार्ट, ये हमने सेकंड पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मे और मे नॉट बी जीरो आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस ही जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब वो ये है कि पार्टिकल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और जब पार्टिकल स्टार्ट ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो इसका अगर डिस्टेंस किसी पार्टिकल का जीरो हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का मस्ट भी जीरो होगा। तो इसको अगर मैं बात करूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया है, यहाँ पे एक पार्टिकल मान लिया, ये रेस्ट स्टेट में है, तभी अगर ये एक बार स्टार्ट हो गया तो डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता। तो ये रेस्ट स्टेट में होगा तभी इसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस जीरो होगा। और अगर ये रेस्ट स्टेट में है, पार्टिकल मूव ही नहीं करा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जाहिर सी बात है जीरो होएगा ही, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल मूव नहीं करा। तो मस्ट बी, अगर डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस विल बी जीरो देन मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। मैं इसको लिख सकता हूँ देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। क्या कह रहा है, लोकेशन चेंज हो गया है एक बार पार्टिकल का। अगर लोकेशन पार्टिकल का चेंज हो गया है, मतलब कि इस तरीके से किसी यू स्पीड से मूव कर रहा है, किसी भी स्पीड से मूव कर रहा होगा। इफ द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर लोकेशन चेंज हो गया है तो वन ऑफ द टू मे बी जीरो,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है देखते हैं। बोथ कैन नॉट बी जीरो, बोथ कैन नॉट बी जीरो, वन ऑफ द टू मे बी जीरो, बोथ मस्ट बी जीरो, इफ़ वन पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। देखिए यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये रहा, ठीक है। बोला गया है द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, मतलब कि लोकेशन पार्टिकल की चेंज हो चुकी है, ये कहीं यहाँ से जा रहा है और फिर वापस यहाँ पे आ रहा है बेटा, तो ये फाइनल पोजीशन, तभी लोकेशन चेंज होगी, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि पाथ ट्रेवल करी है तभी लोकेशन चेंज हुआ है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। और फाइनल पोजीशन अगर इसकी मैं बोलूँ, फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ये फाइनली ये इसकी लोकेशन जो है वो ये है ना, लोकेशन इस पोजीशन पे है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इनिशियल पोजीशन पे आ जाता, इसकी लोकेशन एक बार चेंज होने के बाद दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाती, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता। तो यहाँ पे लोकेशन चेंज बोला गया है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। अगर हमारा पार्टिकल का फाइनल पोजीशन ये है, पार्टिकल का फाइनल पोजीशन ये है, पार्टिकल का फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो। बट अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल ने अपना लोकेशन एक बार चेंज करके वापस अपने उसी पोजीशन पे आ गया, इसी पोजीशन पे आ जाए, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस cannot be zero, but in this condition displacement will be zero। तो अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो सकता है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल एक बार अगर चेंज हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बोथ कैन नॉट बी जीरो, बोथ कैन नॉट बी जीरो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो, ये आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, बोथ कैन नॉट बी जीरो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ बन नहीं पा रही क्योंकि लोकेशन चेंज हो गया है, ये बोला गया है, तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन हम लोग इसको रब कर देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज, तो डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो ये इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, मतलब कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 4th हो जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिक्का सिंह कैन कवर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क इन 40 सेकेंड, 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क इन 40 सेकेंड ट्रेवल कर रहा है, आफ्टर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड ही विल कवर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पार्क, इस सर्कुलर पार्क की बात करूं तो मिक्का सिंह यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं, ये मैं यहाँ पे मिक्का सिंह बना देता हूँ,
और ये मिक्का सिंह 40 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मिक्का सिंह 1 सेकेंड बाद वापस आ जाते हैं। टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर? इसके अंदर डेल्टा टी जो टाइम लग रहा है वो 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। अब मैं बोलता हूँ कि 40 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं? 1 रिवॉल्यूशन मिक्का सिंह। तो 1 टाइम कितना हमें गिवन रखा है? टाइम जो हमें गिवन रखा है 1 मिनट 40 सेकेंड। इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, डेट इज 100 सेकेंड की बात हो रही है। तो 100 सेकेंड में मिक्का सिंह कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे? 1/40 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा 2.5 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस की वैल्यू की बात करता हूँ। डिस्टेंस तो देखिए 2.5 रिवॉल्यूशन मतलब कि डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो 2.5 रिवॉल्यूशन में 2.5 इंटू 2πr दैट इज इक्वल टू 5πr रिवॉल्यूशन ट्रैवल होगा। ठीक है, रेडियस इन्होंने कैपिटल आर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर ले लेता हूँ। ये हमारा कैपिटल आर। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो 2.5 रिवॉल्यूशन के लिए ये मैं इस तरीके से मैं बना देता हूँ और ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये यहाँ से मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया और फिर हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2r के बराबर हो जाएगी, 2 कैपिटल R। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो डिस्टेंस हो जाएगा 5πr एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए हॉल हैज ए डायमेंशन दिस ए फ्लाई स्टार्टिंग एट ए 1 कॉर्नर एंड्स अप एट ए डिस्टेंस डायगनली अपोजिट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। ये क्यूब यहाँ पे एक फ्लाई प्रेजेंट है और ये फ्लाई यहाँ से उड़ के इस वाले एंड पे पहुँच रही है। ठीक है, इस वाले एंड पे वो कैसे पहुँचेगी उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्लाई करके जा रही है। अब ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। इस तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग ये क्यूब है तो यहाँ पे ये वाली डायमेंशन 10 होगी, ये वाली डायमेंशन 10 होगी, ये वाली डायमेंशन 10 होगी। तो अब इस डायमेंशन की डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाली जो लेंथ होगी इसकी वो हो जाएगी, या फिर ऐसे डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना। तो डी नेट जो होगा वो अगर मैं इस वाले को x मान लेता हूँ, इस वाले को y मान लेता हूँ और इस वाले को मैं z मान लेता हूँ,
तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो डी वेक्टर हो जाएगा 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस माइनस 10k कैप। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 10i कैप प्लस 10j कैप माइनस 10k कैप। और इसका डी नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूँ इसका, तो ये डी नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर √3 इंटू 100। ठीक है, ये 100 का √ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए ये आ जाएगा 300 दैट इज इक्वल टू 10√3। तो जो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट का, (10√3) आ जाएगा। ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन आंट इज स्क्रैम्पिंग ऑन द स्टेयर्स एज शोन इन फिगर। देयर आर 4 स्टेयर्स एंड ईच स्टेयर हैज विड्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय आंट टू स्क्रैम्प द स्टेयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि 4 स्टेयर्स प्रेजेंट है, ईच स्टेयर हैज विड्थ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हाइट इस स्टेयर के अंदर जो चलना पड़ेगा, वो हाइट कितना चलना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये इसको हाइट चढ़ना पड़ेगा, 4 स्टेयर्स है, 5 यहाँ पे 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 4 स्टेयर्स हैं। तो हाइट जो हो जाएगी h 20 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 12, 12, 12 एंड 12। तो यहाँ हो जाएगा 48 मीटर। अब बोला गया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया आंट के थ्रू। तो डिस्टेंस निकालने की इनकी ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, डिस्टेंस तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे, डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करा जाएगा। और मैं डिस्प्लेसमेंट भी अभी निकाल के बता दूंगा आप लोगों को। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा बेटा 5 + 12, ये तो हमारा एक स्टेयर के अंदर चल रहा है। ऐसे 4 स्टेयर्स हैं बेटा, 4 स्टेयर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर की फॉर्मेट में तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया होता तो आपसे? तो डिस्प्लेसमेंट आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आप निकालते, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। अंडरूट में 48 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा मेरे को नहीं पता, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 400 आ जाएगा। चलिए इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, है ना। जो भी आएगा आंसर आप देख लीजिएगा, इससे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंसेक्ट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग ए कॉनिकल बर्डे हैट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एट बेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीच द पॉइंट बी। ए पॉइंट ध्यान रखिएगा ये है, और बी पॉइंट तक इसको पहुंचना है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। देखिए ये हमारा हैट है, ठीक है, ये हैट है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट
हमारा ए पॉइंट, ये अगर मैं ये ए बोलूँ और ये मैं बी बोलूँ, तो अब देखिए ये ए पॉइंट नीचे वाले सर्कल के बाउंड्री पे प्रेजेंट है, तो मैं इस ए पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ए तो भी हमारा ए से ये सेम हाइट होगी, है ना, क्योंकि बाउंड्री पे ही है। अब यहाँ पे देखिए हमें बोला गया है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इफ हाइट इज 12 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, ये हाइट जो है यहाँ से ये हाइट जो दे रखी है वो 12 मीटर गिवन दे रखी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस गिवन दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ट्वेल्व सेंटीमीटर। अब मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ए टू बी ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी की लेंथ आप लोग बताओगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 13 मीटर, तो 13 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा 13 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 3 particles P, Q, R is situated at a point A on the circular path of radius 10 meter. All these particles move along different path and reach point B. B point पे reach हो रहा है ना। A से 3 different particles निकल रहे हैं। A से ये Q गया, फिर इधर आया, फिर ये P की तरफ इधर गया, फिर R इधर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल बना लिया और बोला गया आप लोगों से देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल P एंड R। तो P जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये मैंने ये वाला पॉइंट A मैंने मान लिया, और यहाँ पे P जो है इस पाथ को फॉलो करके जाएगा। तो P के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करा जाएगा वो कुछ ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करा जाएगा भाई, ये हमारा B पॉइंट है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द P 3/4 ऑफ 2 पाई R होगा, और R के द्वारा जो डिस्टेंस होगा, R जो है वो कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो कर रहा है, तो R ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ R डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रेशियो पूछा गया है, डेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2 पाई R होगा। 2 पाई R से 2 पाई R कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर होगा 3:1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ सेमी सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेमी सर्कल, ये चलिए इस तरीके का मैंने बना दिया है ना, मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा पाई R, पाई R लेंथ
कैपिटल आर ले लेता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 2r। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, तो r से r कट गया, 22/7 मैं लिख देता हूँ, और ये 2 ये रहा, तो 11/7 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज 100 सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा है, ये हमारे पास वॉच मैंने मान लिया, यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास वॉच है। मिनट हैंड मैंने मान लिया, टिप ऑफ मिनट हैंड, ये हो गया 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकेंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है इसकी टिप है ना, यहाँ से ये फिक्स हो गया। अब देखिए ये मिनट हैंड है, ठीक है, और ये क्या करेगा बेटा, ये रिवॉल्व करेगा। बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 100 सेकेंड। जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे के अंदर रिवॉल्व करता है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन को। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं मिनट हैंड of watch completes one revolution in 1 hour, मतलब कि 1 hour मतलब कि 3600 सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब 3600 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 पाई 10 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय इसको मैं डिवाइड करूँगा 20 पाई डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो इसको कट करेंगे, ये 5, तो यहाँ आ जाएगा पाई/5। चलिए 1 इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पाई/5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3600। नेक्स्ट हम बात करेंगे 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, तो पाई/5 इंटू 3600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पाई/180 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय मिनट हैंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट हैंड, आई होप समझ आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए पी वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। दिस इज द आर इनिशियल, मैं आर इनिशियल बोल सकता हूँ, दिस इज द आर इनिशियल है ना, ये आर पी वेक्टर में बोल सकता हूँ, दिस इज द आर इनिशियल वेक्टर। आर क्यू मतलब कि क्यू पॉइंट के द्वारा जो वेक्टर बनना है दैट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 - 2 आई कैप प्लस 4 - 3 जे कैप 5 - 5 के कैप
ये हो जाएगा, डेट इज 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 3 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये हमारा आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, जो कि हमारा आंसर है थर्ड। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, देन लास्ट 30 मीटर टुवार्ड्स साउथ। अगर मैं एक डायरेक्शन बनाता हूँ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। अब देखिए यहाँ पे D1 वेक्टर जो है 30 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो जे कैप, इसको क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। D2 वेक्टर 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, आई कैप। अब D3 वेक्टर जो है वो 30/2 साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो 30/2 मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया 30√2। और इसका जो अगर मैं कंपोनेंट अगर मैं करूँ तो मेरा कंपोनेंट बनेगा, इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल, तो 30 आई कैप और ये 30 माइनस जे कैप हो जाएगा। तो जो हमारा D3 वेक्टर जो होगा वो D3 वेक्टर होगा 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। डी नेट वेक्टर जो होगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर, D1 वेक्टर 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप प्लस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 20 आई कैप, और 30 आई कैप को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 50 आई कैप, ठीक है, 30 जे कैप और यहाँ माइनस 30 जे कैप, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डी नेट जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स 80 मीटर ईस्ट देन टर्न्स राइट थ्रू एंगल 143 डिग्री, वॉक्स फर्दर 50 मीटर एंड स्टॉप्स, हिज पोजीशन रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैंने ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन। पहले वो 80 मीटर ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है, तो D1 वेक्टर जो हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन आई कैप लिखा दिया मैंने, then turns right through 140 degree 143। देखिए पहले जो वो D1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो D1 कुछ 80 मीटर आई कैप, फिर वो टर्न ले रहा है 143 डिग्री, ये कुछ 143 डिग्री एंगल, और कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो 50 मीटर ट्रैवल कर रहा है।
राइट डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन होता तो लेफ़्ट डायरेक्शन में ये टर्न होता, इस तरीके से यहाँ से इधर टर्न लेता होता, बट अभी राइट डायरेक्शन में तो ये इधर टर्न लेगा। अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो कैसे लगाएंगे। देखिए इस 143 डिग्री के एंगल को 143 डिग्री के एंगल को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो 90 ये लिख दूंगा और ये वाला जो एंगल बचेगा वो मैं लिख सकता हूँ 53 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब मैं इसका कंपोनेंट अगर मैं बनाऊँ तो कंपोनेंट क्या बनेगा, देखिए कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा। 50 cos 53 डिग्री और 50 sin 53 डिग्री, तो ये हमारा D2 वेक्टर हो जाएगा। D2 वेक्टर को अगर मैं बनाऊं तो D2 वेक्टर हमारा बन जाएगा -50 sin 53 डिग्री आई कैप -50 cos 53 डिग्री जे कैप, जिसको मैं सॉल्व करूँगा -50 sin 53 को मैं बोलूँगा 4/5 और cos 53 को मैं बोलूँगा 3/5 जे कैप। 5 से ये कट जाएगा 10 पे, दैट इज इक्वल टू -40 आई कैप -30 जे कैप। दिस इज द D2 वेक्टर, दिस इज द D2 वेक्टर। ठीक है, D2 वेक्टर ही हो जाएगा। अच्छा D1 वेक्टर हमारे पास कितना था, D1 वेक्टर था हमारे पास 80 आई कैप। अब हमें D नेट निकालना है, D नेट निकालना है, तो D नेट कैसे निकालेंगे। D नेट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ D1 प्लस D2, दिस इज 80 आई कैप -40 जे कैप, नहीं 40 आई कैप -30 जे कैप। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आ रहा है 40 आई कैप -30 जे कैप। दिस इज द डी नेट। अगर मैं इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता हूँ तो डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ। और मैं इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूँ ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। $40 आई कैप -30 जे कैप। अब देखिए आपसे एंगल, देखिए ये वाला एंगल मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे ईस्ट से बोला गया है तो ईस्ट से एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। ईस्ट से ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा वैल्यू निकालूँ तो tan थीटा हो जाएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ तो देखिए ये हमारे पास 40 मीटर, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी और ये वाली लेंथ हो जाएगी 30, ये वाला tan थीटा। तो 30/40 यहाँ पे हो जाएगा 3/4, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के नेट मैग्नीट्यूड की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये साउथ ऑफ 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो अगर मैं फाई बोलूँ, इसको मैं फाई बोलूँ तो ये फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो 50 मीटर लाई कर रहा है और ईस्ट ऑफ साउथ 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, हाँ, फिर उसके बाद ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ड्रंकर्ड मैन है, इज वॉकिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on 13 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये t है और ये हमारा डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 11 12 और ये 13, ठीक है। ये ग्राफ बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ t=0 पे ड्रंकर्ड पर्सन स्टार्ट करता है और वो पहले 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलता है, तो ये 5 स्टेप्स इसने फॉरवर्ड चला और फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलेगा। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलने पे टाइम लगता है 5 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में वो एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, तो 5 स्टेप्स को कितने सेकेंड में बढ़ाएगा, 5 सेकेंड के अंदर। फिर 3 स्टेप्स को बैकवर्ड लेकर आ रहा है, तो 3 स्टेप्स बैकवर्ड में ये कुछ लेकर आया। जब 3 स्टेप्स को बैकवर्ड लेकर आ रहा है तो ये वाला टाइम यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 8 सेकेंड, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड, फिर यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहा है, तो 5 और 3 8 सेकेंड हो चुका है। नेक्स्ट 2 से फिर वो 5 आगे बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7, है ना, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। यहाँ पे टाइम की वैल्यू की बात करूँ, टाइम हो जाएगा 13 सेकेंड की। फिर बैकवर्ड आएगा, 7 से 3 बैक गया तो ये 4 पे आ जाएगा, ठीक है, 4 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 पे आने के बाद फिर 5 चलेगा, 9, तो यहाँ पे ये जो टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा t=16 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा। फिर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड गया, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जाने पे ये पोजीशन हो गई 9, फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड आएगा, तो ये इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 6, इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं टाइम की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे ये टाइम हो जाएगा, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है तो t=21 और यहाँ पे t=24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद, अगर वो फर्दर 6 के बाद वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलता है, वो कहाँ पहुँचेगा बेटा, 11 पे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, 11, ये कुछ इस तरीके से पहुँचेगा। फिर उसके बाद 3 स्टेप्स बैकवर्ड चलेगा, तो ये हो जाएगा 8, t=27 सेकेंड, t=30 सेकेंड।
फिर ये अभी कहाँ पे है, 8 सेकंड पे, 8 पोजीशन पे पहुँचा है यहाँ पे। तो 8 के बाद अगर ये 5 स्टेप्स फॉरवर्ड अगर जैसे ही चलता है, ये 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जैसे ही चलेगा वैसे ही वो पिट के अंदर गिर जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये पिट में गिर जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं टाइम को पहले करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे टाइम आ रहा है 24 यहाँ पे। तो अगर ये 5 और ऐड करूँगा तो ये t इज इक्वल टू 29 हो जाएगा और यहाँ पे t इक्वल टू 32 सेकेंड हो जाएगा। फिर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जब आएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 37 सेकेंड। तो इसको जो पिट में गिरने से, ओरिजिन से उसको जब पिट में गिरेगा वो उस टाइम तक 37 सेकेंड लग चुके होंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को लेकर आने के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से मिलते हैं।